फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। अब ये ग्रेविटेशन होता क्या है? ग्रेविटेशन किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्जाम आप देने जाएंगे उसमें आएगा। बेसिकली ये 9th का बेस्ट चैप्टर है जो हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन होता क्या है? यूनिवर्स के दो मासेज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ये दो मास कहाँ से आया और अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कहीं भी हमेशा से ही कहा गया है यूनिवर्स के दो पिंडों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स हमेशा ही लगता है। हमारे और आपके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किसी भी दो पिंडों में। मेरे एक हाथ में और ये चौक है, इस दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, पर इतना कम है कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली ग्रेविटेशन होता क्या है ये हम अभी तुरंत बताएं। जैसे कि मास और ये एक मास है, दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशन में हमको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बेसिकली होता है, ये होता है किसी भी दो मासेज के बीच में लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच में वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये यही है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये होता क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दो मास के सेंटर हो गया ये, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल और फोर्स ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? फोर्स के मास को m1 m2 का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारा जो डी स्क्वायर है F इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d², ठीक है। तो हमारा जो ये बनता क्या है? तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं m1 m2/d², ठीक है। अब यहाँ पे हमको जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना होता है तो हमें वहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या लाया जाएगा? तो ग्रेविटेशन, कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक होता है तो उसका यूनिवर्सैलिटी हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है। तो हमेशा तो k लगाया जाता है, हमेशा। और जब ग्रेविटेशन की बात आती है तो वहाँ पे हमें g लगाना पड़ता है, ठीक है। कहीं बड़ा वाला g लगता है और कहीं छोटा वाला g लगता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे पर बड़ा वाला g लगेगा। तो F इज इक्वल टू यूनिवर्सलिटी हटाने के लिए बड़ा वाला g m1 m2/d², ठीक है। अब g हमारा बेसिकली होता क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो कि होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब हमारा ये SI यूनिट आया कहाँ से? न्यूटन। तो न्यूटन हो गया हमारा फोर्स का और मीटर स्क्वायर m1 m2 का होता है मीटर स्क्वायर और d² यानी कि kg का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पढ़ना क्या है? फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है एक प्रकार से, ठीक है, जिसको हम वेट भी बोल सकते हैं। अब वेट बोल सकते हैं, अब हम उधर पढ़ेंगे कि वेट होता क्या है, ठीक है। पहले हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस जो है द फोर्स दैट बिंड्स अस टू द अर्थ, ऐसा फोर्स जो हमें विंड्स देता है अर्थ को, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्या है? द माउंटेन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द माउंटेन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। माउंटेन जो हमारे अर्थ पे है चारों तरफ और मून उसके जो परिक्रमा कर रहा है और वो एक जगह पे अटका हुआ है, वही होता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है। तो मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन कर रहा है प्लैनेट सन के अराउंड। द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन, टाइड जो आता है, टाइड ज्वार भाटा समुद्र में जो आता है, बहुत बड़ा लहर, बड़े बड़े लहर को हम कहते हैं टाइड, ठीक है। वो जो आता है मून और सन के कारण, वो भी हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही आता है, ठीक है। अब हमारा फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल ऐसा चीज जो कि हम अगर ऊपर फेंक रहे हैं वो कहीं ना कहीं से एक डिस्टेंस मेंटेन करके नीचे आ रहा है, अपने आप गिरने वाले या फिर हवा के कारण गिर जाने वाले या फिर किसी और चीज़ के कारण गिर जाने वाले चीज़ को हम फ्री फॉल कहते हैं। पर अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पे रखा हुआ है और हम इसको अपना उंगली से गिरा रहे हैं
तो ये फ्री फॉल नहीं हुआ हमारा, ये फ्री फॉल नहीं है। पर अगर खुद से गिर रहा है तो वो है हमारा बेसिकली फ्री फॉल, ठीक है। अब फ्री फॉल होता क्या है, F इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब mg क्या होता है, g जो होता है हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन होता है। F इज इक्वल टू ma हम लोगों ने फोर्स के चैप्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पे mg है तो वही जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहीं पे ये ग्रेविटी हो गया, ठीक है। अब हम इसको यहीं पे लिख सकते हैं mg, फोर्स को हम mg लिख सकते हैं इज इक्वल टू g mm बाई डी स्क्वायर। अब mm कहाँ से आया, बड़ा वाला जो m होता है, देखिए जैसे ये एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ ही मान लेते हैं हम, ठीक है। अब अर्थ के सेंटर पे हमारा बड़ा वाला मास लग रहा है और हम जो यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा जो छोटा वाला मास है, ठीक है। इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r कहते हैं, यानी कि r लग रहा है डिस्टेंस। उसके बाद इसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जो कि है हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर जो होता है वो हमारा छोटा वाला जी होता है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होता है वो जी छोटे वाले जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि हमारा बड़ा वाला जी होता है उसका हमारा होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर यहाँ पे छोटा वाला जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा इसी से आता है छोटा वाला जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जी एम जो होता है मून का जो ग्रेविटेशन होता है वो होता है 1/6 इंटू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, अगर मान लेते हैं कि हम 60 kg के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे हम मून पे, जब हम जाएंगे तो 1/6 इंटू 60 इज इक्वल टू हम 10 kg के हो जाएंगे मून पे जाते हुए, ठीक है। वही हमारा वेट ऑफ मून हो जाएगा, तो वो भी हमारा 1/6 इंटू WE हो जाएगा, यानी कि वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा, ठीक है। हेंस वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हम क्या पढ़ लेते हैं, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या होता है। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग एक टॉपिक्स हैं, अपने आप में ही अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन एनी टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। पर ग्रेविटी जो होता है वो होता है इज द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। अगर हमारा जो प्लैनेट है वो घूम रहा है और सन है जो एक ही जगह पे रुका हुआ है, तो उस पर कोई फोर्स ही लग रहा है जिसके कारण वो एक ही जगह पे है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। अब हमारा है थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने आपको बता दिया है। यहाँ पे इसी को पढ़ाते फ्री फॉल को पढ़ाते हम ये वाले सेंटेंस को पढ़ा दिए। अब हमारा थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट ये होता है कि जब परपेंडिकुलर एक्टिंग ऑन द सरफेस, परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस पे अगर लग रहा है तो वो उसे कहते हैं थ्रस्ट, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्टिंग सरफेस हो रहा है, पर यहाँ पे पर यूनिट एरिया लग जाता है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू F/A, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी क्या होता है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ठीक है। जैसे कि एक लिक्विड में हम अगर नदी में जाते हैं या फिर तालाब में जाते हैं तो हमारा पैर जो जब नीचे रखते हैं तो वो ऊपर की ओर हमें धक्का देने लगता है, तो वहीं पे हमारा लगता है बायोन्सी, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है। अब कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम पानी रख दिए और ऊपर एक बॉल रख दिए या फिर कोई भी छोटा सा वस्तु रख दिए कि ऊपर इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा अपथ्रस्ट, और जब नीचे ऊपर से नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है वो W है, ठीक है। वही हमको बताता है ये वाला जो प्रिंसिपल है वो हमको बताता है FB इज इक्वल टू FD, ठीक है, इज इक्वल टू FA माइनस WD, ठीक है। अब हमारा है WD क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो हमेशा ही होता है 1000 kg/mm, ठीक है, जो 1 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम वेट और मास में
अंतर जान लेते हैं। अब हमारा वेट क्या होता है, जब हम जिम जाते हैं और बोलता है कोई कि वो जिम जा रहा है, वो इतने केजी का है, वो इतना वजन उठाता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा कहा जाता है ना, तो वो हमारा होता है मास, ना कि वेट। ठीक है, तो वो होता है द मास ऑफ द बॉडी रिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट। तो जो हमारा होता है इनर्शिया, जो कि हमने फोर्स में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ का फर्स्ट लॉ, जो कि हमारा होता है इनर्शिया ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया होता है कोई भी वस्तु अपना विरामावस्था या फिर गतियावस्था तब तक बनाए रखता है जब तक कि उसे कोई बाह्य बल आकर उसे प्रेरित ना करे कि वह अपना डायरेक्शन चेंज करे, या फिर वो मूव हो, या फिर रुका हुआ है तो वो मूव हो रहा है तो वो रुक जाए। ठीक है, अब हमारा है वेट क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स दैट पुल इट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब कोई भी वेट क्या होता है, वेट होता है कि कोई भी चीज का सेंटर ऑफ मास, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, कोई भी बॉडी एनिमल का या फिर हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे है, यहाँ पे ये अटक रहा है, एक ही जगह पे संतुलित है, अब ये गिर नहीं रहा है, तो ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है। तो जब हमारा सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे हो और सेंटर ऑफ मास पता चलने लगे तो वहाँ पे हमको वेट पता चल जाता है। तो वेट होता है SI यूनिट, जो वेट का होता है वो होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, यही है हमारा आज का ग्रेविटेशन। थैंक यू।